नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों वैलिडेशन में आज हम एक डिस्कशन लेकर आए हैं हायर पेंशन के एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो सारे एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करने वाला है। दोस्तों आपको पता होगा 18 जनवरी 2025 को ईपीएफओ ने एक सर्कुलर रिलीज किया अपने सारे रीजनल ऑफिसर्स के लिए कि भाई हम आपको कुछ क्लैरिफिकेशंस देते हैं और इस क्लैरिफिकेशंस के बेसिस पर आप हायर पेंशन एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। अब दोस्तों उसमें जो सबसे पहला क्लैरिफिकेशन था वो दिया गया था प्रोराटा बेसिस को, और दोस्तों जो दूसरा क्लैरिफिकेशन दिया था वो दिया था एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट के ऊपर। अब दोस्तों एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस कौन से होते हैं? ईपीएस 95 के लिए एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस वो होंगे जो अपना खुद का पीएफ ट्रस्ट मेंटेन करते हैं और जो अपने पैसे पीएफ के अपने पास रखते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं और अपने सारे एम्प्लॉयज को उसका बेनिफिट देते हैं एज पर द रूल्स ऑफ ईपीएफओ। लेकिन जब ईपीएस की बारी आती है, मतलब कि पेंशन स्कीम की बारी आती है, तब यही एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट कुछ पैसा निकाल के ईपीएफओ को सबमिट कर देते हैं कि भाई ये पैसा आपके पास जाएगा। अब दोस्तों ये जो एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस है या ये जो एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट है, इनके अपने खुद के रूल्स होते हैं और दोस्तों ये जो रूल्स होते हैं ये फ्रेम किए जाते हैं ईपीएफओ गाइडलाइन में। अब दोस्तों हायर पेंशन की जो एप्लीकेशन आगे गई थी इन सारे एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के एम्प्लॉयज की, उनको मैक्सिमम एप्लीकेशंस को खारिज किया जा रहा है ये कहकर कि आपके जो ट्रस्ट रूल्स है वो अलाउ नहीं करते कि आप सीलिंग के ऊपर में ईपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकें। अब दोस्तों सीलिंग क्या थी? 2014 के पहले की अगर आप सीलिंग देखेंगे तो वो थी 15,000 रुपए की, और 2009 के पहले की अगर आप सीलिंग देखेंगे तो वो थी 6,500 की। अब दोस्तों ऐसे कई सारे एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है, अगर आप पीएसयूज की बात करें या टाटा या महिंद्रा समन कंपनीज की बात करें, जहां पर एक्चुअली जो पीएफ एम्प्लॉयज को दिया गया है वो कट किया गया एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर, मतलब जो उनकी एक्चुअल सैलरी थी उसके ऊपर। लेकिन जो पैसा ईपीएस को ट्रांसफर किया गया वो किया गया सीलिंग बेसिस पर 6,500 की बेसिस पर टिल 2009 तक, और 2014 तक अगर आप देखेंगे तो 15,000 की रेट पर। अब दोस्तों इसी रूल को कि भाई आप जो है सीलिंग के बेसिस पर ईपीएस देते थे और आपका ट्रस्ट रूल यही कहता है, तो आप अब हायर पेंशन के लिए एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पर हायर पेंशन को डिमांड नहीं कर सकते। अब दोस्तों जैसे ही ये क्लैरिफिकेशन ईपीएफओ ऑफिस से आया हुआ है, सारे एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस में हड़कंप मच गया है, क्योंकि 90% एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस का अगर आप देखेंगे तो उनके ट्रस्ट रूल यही कहते होंगे कि भाई आपका जो ईपीएस में कंट्रीब्यूशन होगा वो सीलिंग के बेसिस पर होगा। और दोस्तों यहां पर धड़ाधड़ तरीके से एप्लीकेशन सब रिजेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल पीएफ कमिश्नर ने ऑलरेडी 25 जनवरी की डेडलाइन सेट कर दी है इन सारे एप्लीकेशंस को क्लियर करने के लिए। अब दोस्तों हड़बड़ी में जो टारगेट सेट किया गया है उसको क्लियर करने के लिए पीएफ ट्रस्ट के रूल्स को यूज करके फटाफट तरह से एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस की एप्लीकेशंस को बुरी तरह से यहां पर रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जब ये न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है, जो भी हो रहा है एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज के साथ में, इस पर कुछ डिस्कशन तो करने की जरूरत है कि भाई ऐसे रूल्स बनाए ही क्यों गए जो आज हायर पेंशन को वायलेट कर रहे हैं और जिसके बेसिस पर एप्लीकेशंस को रिजेक्ट किया जा रहा है। अब दोस्तों आप अगर उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए जिन्होंने एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट के रूल्स बनाए थे, तो उनकी यहां पर मुझे कोई खास गलती दिखती नहीं है, क्योंकि देखिए ईपीएफओ अगर 4/11/2022 मतलब कि 4 नवंबर 2022 जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हायर पेंशन का, उसके पहले की अगर आप सिचुएशन देखिए तो ईपीएफओ खुद ही ये चीज अलाउ नहीं करता था कि आप सीलिंग के ऊपर ईपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकता है। और दोस्तों जब भी कोई पीएफ ट्रस्ट के रूल लिखे गए होंगे तो ये पूरी कोशिश की गई होगी कि उस ट्रस्ट के रूल जो है ईपीएफओ के गाइडलाइंस को वायलेट ना करे। तो दोस्तों अगर समझ लीजिए हम किसी कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं और वहां पर अगर लॉयर ये क्वेश्चन उठाए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत के 90% जो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है, इतने सारे पीएसयूज है, इतने सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है जिनकी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है, उन सब में एक रूल की कॉमनलिटी बिल्कुल पक्के तरह से आ रही है, और वो रूल कौन सा है कि सीलिंग के ऊपर ही आपको ईपीएस में कंट्रीब्यूट करना है, उससे ऊपर नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये जो सारे ट्रस्ट है, एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है, इन सब में जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, ये अगर कॉमन तरीके से आ रहा है तो इसका ओरिजिन कहीं ना कहीं जरूर होगा। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं पर पता है कहां पर है? ये है ईपीएफओ के खुद के गाइडलाइन, ईपीएफओ के पेंशन के खुद के रूल्स। दोस्तों इनफैक्ट जो लॉ बनाया गया था ईपीएस का, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ईपीएस के लॉ में भी यही लिखा गया है कि आप सीलिंग के ऊपर जाकर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो जब ऐसा ईपीएफओ का रूल था तो डेफिनेटली उसको वायलेट करते हुए पीएफ ट्रस्ट अपने अलग से रूल कैसे बना लेंगे? कुछ ट्रस्ट ने बना लिए होंगे, आई डोंट नो हाउ इट वाज अलाउड दैट टाइम, लेकिन जो बाकी ट्रस्ट है उन्होंने तो एक्चुअली ईपीएफओ गाइडलाइंस को फॉलो कर ही ये रूल्स बनाए थे। तो दोस्तों
यहां पर ईपीएफओ को यह बात समझने की जरूरत थी कि भाई आपका ही गाइडलाइन था और 4 नवंबर 2022 के पहले वो अलाउड भी नहीं था, तो वो किस तरह से बदला जा सकता था? अगर बदल जाता वो रूल, अगर पीएफ ट्रस्ट रूल चेंज कर देते तो भाई वो ईपीएफओ के गाइडलाइन को वायलेट कर रहे होते, आप तब भी उनके ऊपर एक्शन ले लेते। तो जब प्रोविजन ही नहीं था हायर पेंशन के लिए कि भाई कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो भी हायर वेजेस पे कंट्रीब्यूट कर सकता है, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था। तो जब प्रोविजन ही नहीं था तो भाई ऐसा रूल बनेगा कैसे कि कोई पीएफ ट्रस्ट ये बता दे अपने एम्प्लॉयज को कि भाई आप चाहे तो अपने एक्चुअल बेसिक प्लस जीए के ऊपर में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ईपीएफओ का रूल कहे चाहे ना कहे। ऐसा थोड़ी होने वाला था। जब ईपीएफओ का रूल सीलिंग बेस्ड था तो कंट्रीब्यूशन भी सीलिंग बेस्ड ही होगा, और इसी के रूल्स दोस्तों पीएफ ट्रस्ट ने बनाए। और ये जो कंप्लायंस उन्होंने दिखाया, आज इस कंप्लायंस की वजह से उनके एम्प्लॉयज को नुकसान होने वाला है, क्योंकि ईपीएफओ वो सारे एप्लीकेशन खारिज करने वाला है जहां जहां पर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ सीलिंग के ऊपर ही पेंशन में पैसा डाल सकते हो। अब दोस्तों ये बात तो जायज है कि इस चीज के लिए कोई ना कोई कोर्ट में जरूर जाएगा, और दोस्तों जब कोर्ट में जाएगा तो ये सवाल जरूर उठाया जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस के रूल एक समान होंगे, और एक समान अगर ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स है तो वो कहीं ना कहीं से बेसिस ले रहे होंगे, और वो बेसिस लिया जा रहा है ईपीएफओ की खुद की गाइडलाइन से। और सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली 2022 में यही तो सीलिंग का बैरियर तोड़ने की कोशिश की है। यही तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई पहले आप नहीं दे सकते थे और अब आपको देना है। अगर कोई विलिंगली आपको पैसा वापस करने को तैयार है एक्चुअल बेसिक प्लस जीए पे, तो उसकी विलिंगनेस को आपको एक्सेप्ट करना है और उसको हायर पेंशन का ऑप्शन देना है। तो भाई ये कैसे आप कह सकते हैं कि इस जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अगर कोई ट्रस्ट उस रूल्स को अमेंड कर देता है तो हम उसको अमान्य धरेंगे, हम उसको मान्य नहीं करेंगे। तो दोस्तों जब प्रोविजन ही 4 नवंबर 2022 को आया था तो अमेंडमेंट तो उसके बाद ही होंगे, उसके पहले तो प्रोविजन ही नहीं था। तो ये कहां का न्याय है? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों इस बात के लिए जरूर कोई ना कोई कोर्ट में जाएगा, और जब भी बेसिस की बारी आएगी कि सारे रूल्स का बेसिस क्या है, ईपीएफओ गाइडलाइंस है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट डेफिनेटली यहां पर एम्प्लॉयज के फेवर में ही जजमेंट देगा। क्योंकि अभी तक जो भी जजमेंट्स आए हायर पेंशन रिलेटेड वो जनरली एम्प्लॉयज के फेवर में आए, और जुडिशरी भी बहुत कंपैशनेट है एम्प्लॉयज के दर्द को लेकर, क्योंकि वो समझते हैं इस बात को कि भाई सीनियर सिटीजन्स के लिए जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे महंगाई भरे सिचुएशन में जीना बहुत मुश्किल है, और पेंशन एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। और ईपीएस की पेंशन कोई खैरात में नहीं बांटी जा रही, वो कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन है। अगर कोई हायर पेंशन का दावा उठा रहा है तो वो हायर पेंशन जो उसको दी जा रही है उसके लिए लाखों रुपए ईपीएफओ वापस भी ले रहा है, और इस बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन के लिए अलाउ किया था। अब दोस्तों हो सकता है कि लोग कोर्ट में जाए और कोर्ट में केस जीत भी जाए, लेकिन अगर वो 4-5 साल बाद कोर्ट में केस जीत भी जाते तो भी वो लोग सही तरह से हार ही चुके होंगे। क्योंकि पता है क्या होगा, ये 4-5 साल में लाखों लोग जो ईपीएस की पेंशन के बेनिफिशियरी हो सकते थे, उनकी मृत्यु हो गई होगी, वो इस दुनिया से निकल चुके होंगे, उनका तो परमानेंटली फाइनेंशियल लॉस वहां पर हो ही चुका होगा। उसी के साथ साथ दोस्तों जो लोग जिंदा रह जाएंगे उनका भी भयंकर नुकसान होने वाला है। पूछे क्यों? क्योंकि अगर आज के डेट में वो एलिजिबल हो जाते और उनको अगर आज की डेट में डिमांड लेटर इश्यू हो जाते तो समझ लीजिए किसी व्यक्ति को 12-13 लाख रुपए का पैसा भरना होता और उसको इन रिटर्न 12-13 हजार की हायर पेंशन शुरू हो जाती। लेकिन दोस्तों अगर 4 साल बाद इस सिचुएशन आई तो पता है क्या होगा, ईपीएफओ उस सारे डिमांड कॉर्पस पे जो भी कॉर्पस उस बंदे का बनता है उसके ऊपर इन 4 साल का इंटरेस्ट लगाएगा। इन 4 साल के हिसाब से पैसा उनसे वापस लिया जाएगा। और दोस्तों ये इंटरेस्ट तो 4 साल का उस एम्प्लॉय के ऊपर लगाया जाएगा, लेकिन अगर वो हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाता है और उसको अगर पीपीओ इश्यू हो जाता है तो उसको जो एरियस मिलेगा दोस्तों उसके ऊपर ईपीएफओ 1 पैसे का इंटरेस्ट नहीं देने वाला। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को 4 साल का डिले यहां से हो जाता है, भले वो कोर्ट में केस क्यों ना जीत जाए, उससे इंटरेस्ट लिया जाएगा लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो जो हायर पेंशन का जो बेनिफिट था दोस्तों वो तो आपसे ऑलरेडी छीन लिया गया इन द फॉर्म ऑफ हायर पेंशन। तो दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्योंकि ये जो लॉस होगा इसकी भरपाई कोई नहीं करके देने वाला। इनफैक्ट ईपीएफओ तो बोलेगा कि आप लोग कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने अब जजमेंट दिया तो हम आज से लगाएंगे, लेकिन कोर्ट में जाने की बारी क्यों आई? क्योंकि आपने उस तरह का इंटरप्रिटेशन किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2022 का बहुत क्लियर तरह से कहता है कि हायर पेंशन इज एप्लीकेबल टू ऑल द एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द एग्जेम्प्टेड पीएफ ट्रस्ट। वहां पर कहीं पर भी सीलिंग रूल्स की बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में नहीं की थी। अगर दोस्तों आपको जानना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट एग्जैक्टली क्या था तो मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको यहां दिख रहा होगा, एंड में दिख रहा होगा, आप बिल्कुल उसको देख लीजिए। कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह नहीं लिखा है कि पीएफ ट्रस्ट के रूल्स को रिव्यू किया जाए और उसके बेसिस पे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट तो भले ये कह रहा है कि भाई एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट को भी ये डिसीजन मान्य करना होगा, उनके ऊपर भी एडिशन लागू होगा। तो दोस्तों
ये डिस्कशन पता है मैं आपके साथ क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बहुत दर्द है लोगों के दिल में। उनको एक आशा जाग गई थी नवंबर 2022 में कि भाई अब हायर पेंशन मिलेगी, एक तरीका खुल गया है जिससे हम हमारा बुढ़ापा सही तरह से बिता सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर रूल्स का इंटरप्रिटेशन करके उन सारे एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा तो दोस्तों उन सबकी आशा निराशा में कन्वर्ट हो जा रही है, और ये निराशा उनको मेंटली डेफिनेटली अफेक्ट कर रही होगी। फाइनेंशियली तो करेगी, मेंटली भी उनको अफेक्ट कर रही होगी। और दोस्तों जब ये लोग देखेंगे कि जो भी अनएग्जिम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, ओके, जो भी एग्जिम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स डायरेक्टली अगर आप देखेंगे या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स देखेंगे, तो उन सबको तो फायदा मिल रहा है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स है, जो प्राइवेट कंपनीज के यूनिट्स है, उन सबका फायदा यहां पर नुकसान में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। उन सबको डिनाई कर दिया जा रहा है वो राइट जो उनको सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो दोस्तों यहां पर लाखों लोगों की बात चल रही है और किसी को तो इस मुद्दे के ऊपर बोलना चाहिए था, करके आज दोस्तों मैंने आवाज उठाई है। और मेरा ऐसा क्लियर मानना है कि पीएफ ट्रस्ट के रूल्स अगर ऐसे बने थे तो वो बने थे ईपीएफओ की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। और ईपीएफओ की गाइडलाइन को फॉलो करना कैसे गलत हो सकता है ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। और जब रास्ता ही हायर पेंशन का खुला 4 नवंबर 2022 को, तो उसके पहले कोई भी अमेंडमेंट ईपीएफओ ट्रस्ट कर कैसे सकता था? अमेंडमेंट जो होगा वो तभी होगा जब प्रोविजन खुले हायर पेंशन पे आने का। इसीलिए बहुत सारे पीएफ ट्रस्ट ने अमेंडमेंट किया था 4/11/2022 के बाद में। लेकिन ईपीएफओ ने 18 जनवरी को जो सर्कुलर इशू किया उसमें क्लियरली लिख दिया कि हम ऐसा कोई भी अमेंडमेंट अलाउ नहीं करेंगे, हम इसको मान्य नहीं धरेंगे। और दोस्तों कल जाके कोर्ट में अगर केसेस जीत भी जाते हैं तो इंटरेस्ट का नुकसान तो हो जाएगा, और इंटरेस्ट का नुकसान कम नहीं होगा दोस्तों। अगर किसी का 10 लाख का राशि था वापस करने का, तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का इंटरेस्ट दोस्तों उसको यहां पर भर के देना पड़ेगा। क्योंकि तकरीबन 8.5% का पीएफ का रेट चल रहा है, और 8.5% के रेट से हर 9 साल में वो पैसा डबल हो जाता है जो डिमांड करना होगा। और अगर 4-5 साल की डिले हो जाती है तो कम से कम आधा पैसा, मतलब कि 10 लाख की अगर डिमांड आज के डेट में हो रही होगी तो कम से कम 5 लाख की बढ़ोतरी दोस्तों उसमें हो जाएगी। तो एक सीनियर सिटीजन एट द एज ऑफ 67-68 कहां से लाएगा दोस्तों इतना पैसा? ये कंपैशनेट ग्राउंड एक्चुअली ईपीएफओ को दिखाना चाहिए था, या इसके ऊपर सही तरह से क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था। ईपीएफओ ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ मिलकर ये जस्टिफिकेशन दे तो दिया, अब हमको मान्य करने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। हम गुजारिश कर सकते हैं ईपीएफओ को, हम उनके आका तो नहीं है, हम उनको ऑर्डर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम गुजारिश जरूर कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा कंपैशन दिखाया जाए यहाँ पर सीनियर सिटीजन के कॉज के लिए। और इस रूल्स को दोस्तों कहीं ना कहीं पर रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि डेफिनेटली कोई ना कोई तो इसमें कोर्ट में जाएगा, और अब बाद में एक्शन लेंगे तो जस्टिस डिले हो जाएगा और वो जस्टिस डिनाइड ही माना जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सही मुद्दा यहाँ पर उठाया, या मैंने अपने विचार बहुत सही तरह से आपके सामने रखे, तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इस मुद्दे के ऊपर आपके दिमाग में कोई और आइडिया, तो वो भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जब भी मैं अगले वीडियो बनाऊंगा तो उस विचार को दोस्तों मैं शामिल जरूर करूंगा। क्योंकि ऐसा कोई भी विचार जो आम जनता को फायदा देता है, मैं कोशिश करता हूं कि वैल्यू एडिशन में उस विचार को आगे लाकर लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड जरूर करूं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो के साथ शिकायत है तो वो भी दोस्तों आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर लगता है दोस्तों कि इस वीडियो ने आपके जिंदगी में छोटा सा वैल्यू ऐड किया, तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। इनफैक्ट एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमारे हक के लिए कोई भी यहाँ पर आवाज नहीं उठा रहा है। आम आदमी के हक के लिए हमको आवाज उठाना पड़ेगा, और आवाज इतना तेज उठाना पड़ेगा कि आवाज कहीं ना कहीं जाके ईपीएफओ ऑफिशियल्स के कानों में गूंजे और थोड़ा सा कंपैशनेट ग्राउंड वहां पर क्रिएट हो जाए। तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वैल्यूएशन में मेरी कोशिश चलती है कि भाई जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए मैं कुछ अच्छा कंटेंट ला सकूं, उनके मदद के लिए मैं कुछ आवाज उठा सकूं, ताकि भाई कहीं ना कहीं तो आवाज गूंजे, कहीं ना कहीं कोई तो कोई सुने। तो दोस्तों ऐसे चैनल्स को आपको प्रमोट करना चाहिए जो आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, जो एम्प्लॉयज के लिए, कर्मचारी के लिए दोस्तों कोई आवाज नहीं उठाता आज की दुनिया में। मिडिल क्लास एक ऐसा क्लास है जिसको पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है, जिसको पूरी तरह से यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। उससे सिर्फ टैक्सेशन लिया जाता है, उसको बेनिफिट नहीं मिलते, ना उसको रास्ते देते, ना उसको मेडिकल फैसिलिटी देते, ना उसको पेंशन देते, कुछ भी नहीं देते, बस उससे टैक्स लिया जाता है। और आम आदमी बस टैक्स भरते भरते रिटायर हो जाता है और एक दिन मर जाता है, और ये दुआ करता है कि भगवान अगले जन्म में मुझे मिडिल क्लास में मत पैदा करना, मुझे आम आदमी मत बनाना। तो दोस्तों आम आदमियों के लिए ये चैनल मैं चला रहा हूँ, आम आदमियों की आवाज में यहाँ पर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपका भी कर्तव्य बनता है कि ऐसी आवाज जब उठ रही है तो उसको सब्सक्राइब किया जाए, ऐसे वीडियोस को लाइक किया जाए। तो दोस्तों चलिए जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।